नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि कंटिन्यूस वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो आज 12 दिसंबर एसएससी सीजीएल ऑल शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। ऑल शिफ्ट के एग्जाम में जो भी मैथ के प्रश्न विथ डाटा प्राप्त हुए हैं, सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों कि कौन कौन सा मैथ का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी एक आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप जीके जीएस की प्रिपरेशन चाहते हैं, एकदम सटीक सेलेक्टेड जीके, तो आप हमारे चैनल टुडे एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम ही जिसका नाम है वहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, 3 अंकों से निर्मित संख्या तथा उनके रिपीटिशन से बनी संख्या हमेशा विभाज्य होगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि जो 3 अंकों का कोई संख्या है और उसको एक बार और रिपीट करके जो संख्या बनेगी वो हमेशा किससे विभाज्य होगा। आपका ऑप्शन में दिया गया था 11 दिया गया था, एक ऑप्शन आपका 19 दिया गया था, एक ऑप्शन आपका 111 और एक ऑप्शन आपका 1001 दिया गया था। तो इसमें लिख रखा था कि हमेशा विभाज्य होगा, तो ये राइट आंसर 1001 हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 123 3 अंकों का संख्या है, एक बार और रिपीट कर दिए 123, तो ये एक बार रिपीटिशन यानी 3 अंकों की संख्या और उसको रिपीट करके जो 6 अंकों की नई संख्या बन गई, ये हमेशा आपका 1001 से विभाज्य होगा। अगर इस संख्या को देखेंगे तो 111 से भी होगा, लेकिन अगर आप अंक बदल देंगे, जैसे 5 6 7 हम लिख दिए और फिर 5 6 7 लिख दिए, तो ये आपका 111 से विभाज्य नहीं होगा, लेकिन 1001 से होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 1001 करके आना था। तो इस प्रकार से विभाजन के नियम से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। एक यहाँ पर जो प्रश्न देखने को मिला कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर दे रखा था। यदि जाने की चाल दे रखा था 60 किलोमीटर और आने की चाल दे रखा था 40 किलोमीटर, तो एवरेज जो है वेलोसिटी आपसे पूछ रहा था। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है, इसमें जो है ये 300 किलोमीटर हमें उलझाने के लिए दिया गया है। वैसे मैं इस 300 किलोमीटर का यूज करके भी इस सवाल को बना सकता हूं, लेकिन फिर बेसिक तरीके से, जिसमें हमारा टाइम जो है काफ़ी लग जाएगा, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा। तो इस सवाल को मैं 5 सेकेंड में कैसे बनाता हूं, मैं आपको ग्रुप डी के दौरान जब मैथ का एनालिसिस करवाता बताया था कि किसी 2 स्थानों की अगर दूरी कांस्टेंट हो, मान लीजिए ए और बी से एक बार एक आदमी जाता है और बी से ए तक फिर आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहा, दूरी कांस्टेंट रहा। तो ऐसे में क्या होता है, 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल अब बट्टा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, यही आपका एवरेज का सूत्र होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूरी आपका अलग अलग रहेगा। एक मान लीजिए D1 है जाने वाली दूरी और D2 है आपका आने वाली दूरी, लेकिन टाइम दोनों में बराबर रहेगा कि भाई ये 4 घंटे तक चला है और ये भी 4 घंटे तक चला है। तो जब टाइम कांस्टेंट हो तो V1 प्लस V2 बट्टा 2 यही एवरेज होता है। तो यहाँ पे क्या है, दूरी कांस्टेंट है कि 300 किलोमीटर जाता है और 300 किलोमीटर फिर आता होगा। ये 300 किलोमीटर है, एक बार गया और एक बार आया, तो इसमें 2 गुने ये 300 किलोमीटर हमारा किसी काम का नहीं है, 2 गुने 60 गुने 40 करना है और आपको जो 60 40 100 से भाग देना है। ठीक है, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 6 दूना 12 6 चौका 24 अदुना 48 किलोमीटर जो है आपका एवरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये 96 सेंटीमीटर दे रखा था और इसके बाद जो है इसकी अनुपात भी दे रखा था भुजाओं का 6 8 10। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसकी जो रेशियो दे रखा है भुजा का ओरिजिनल वैल्यू नहीं है 6 8 10। तो आपको मैंने ट्रिपलेट जरूर पढ़ाया होगा कि दोस्तों ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज का। अब इस 3 4 5 को आप किसी चीज से भी गुना करोगे ना तीनों को, तो समकोण त्रिभुज का ही फॉर्मेशन होगा। चाहे तो आप 1/2 से गुना करो, 0.01 से गुना करो, 50 लाख से गुना करो, 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करोगे तो 6 8 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 6 8 10 जो है अनुपातिक वैल्यू है, ये भुजा नहीं दे रखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, तो जो ये क्लू दे रखा है आपका 96 है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अनुपातिक वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार, यानी ये लेटा हुआ पोर्शन, यानी 8x और गुने 6x। आपको समझने के लिए अगर आपको थोड़ा सा इसमें मत जाएंगे तो ऐसे ही दिख जाएगा ऑप्शन से भी, ठीक है। इसके बराबर आपको 96 दे रखा है, 2 चौका के 8 काट देंगे, है ना। अब इसको 6 से काटते हैं तो 6, अच्छा का 36, 6, इस 4 से इस 16 को काटते हैं तो 4, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब अनुपातिक वैल्यू है तो ओरिजिनल वाला भुजा कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12, 8 दूनी की हो जाएगा आपका 16 और 10 दूनी की हो जाएगा 20। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप मतलब टोटल भुजाओं की लंबाई, तो 20, 16 और 12 को जोड़ देना है, तो 16 और 12 28 और 20 48 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कुछ और प्रॉपर्टीज बता देता हूं ताकि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो भाई फनी अंदाज में ही आपको सही लेकिन याद हो जाए। मान लीजिए इसके अंदर जो सर्किल होती है उसकी आपको रेडियस निकालना है, तो इसको मैं लंब नाम दे देता हूं, इसको मैं बेस आधार नाम दे देता हूं, इसको मैं कर्ण नाम दे देता हूं। तो अगर ये रेडियस निकालना है आपको, इंटरनल जो सर्किल है इसकी रेडियस निकालना है, तो आर बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। हमेशा कीजिएगा, हमेशा फुलफिल करेगा, ठीक है। इसके बाद एक समकोण त्रिभुज आती है जिसमें एक्सटर्नल वृत्त बनी होती है, तो एक्सटर्नल वृत्त के लिए जो बड़का आर का वैल्यू आपको निकालना है तो कर्ण का आधा कर देते हैं। जो आपका कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको आधा कर देते हैं, तो इसी को हम बड़का रेडियस कहते हैं, जो बाहर के वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। इसके अलावा अभी हमने ट्रिपलेट की चर्चा कर लिया था कि भाई ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5 इस चीज को किसी चीज से भी गुना करें तो समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आप एक लंब डालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि यहाँ से भी एक लंब डाल दिया गया, समकोण वाली भुजा से कर्ण पे लंब डाल दिया गया। मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, तो कोण बी से ए सी पर लंब डाल दिया गया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई आपका 2.4 हो जाएगा, है ना। अब जितना बड़ा, जैसे मान लीजिए कि 6 हो गया, 8 हो गया, 10 है भुजा, तो मतलब 2 से गुना हुआ तो इसको भी 2 से गुना, तो 4.8 इसकी बीच का लंबाई हो जाएगा। तो आप बहुत कुछ समकोण त्रिभुज से ऐसे ही सीख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये प्रश्न है आपका कि बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की, बेलन की जो त्रिज्या है यानी आर जो है उसकी ऊंचाई से चौगुनी है, उसकी ऊंचाई से आपका चौगुनी दे रखा था, तो आर का वैल्यू जो है 4h के बराबर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इंफॉर्मेशन है, इसे पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोला बनाया जाता है, गोला की संख्या क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेलन का आयतन, जब भी आपको पिघलाने का बात कहीं भी कहा जाए, जब भी मेल्ट करके किसी चीज को आकार में परिवर्तन किया जाता है तो हम आयतन का फार्मूला लगाते हैं, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो आप बेलन की जो है क्षेत्रफल मतलब आयतन लगाएंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कितना हो जाएगा, जब आपका हाइट 14 है तो आर हो जाएगा 56, क्योंकि 14 चौका 56, चौगुना है पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है 14, इसके बराबर में कितना हो जाएगा, गोला बन रहा है तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 गुने पाई गुने आर क्यू, तो आर क्यू का मान कितना है 7 गुने 7 गुने 7। और मान लीजिए कि एक्स गो बन रहा है तो एक्स से हम गुना कर देते हैं, इसी एक्स का वैल्यू निकालना है, पाई से पाई कट जाएगा। इसके बाद 8 सते के 56, 8 सते के 56 और फिर 7 दूनी की 14, है ना, इस प्रकार से कट गया, है ना। इस 4 से भी ऊपर वाले से काट देते हैं, तो 4 से हम 4 दूनी के 8, तो दूना 4, 8 चौका 32 गुने 3, तो 90 और 96 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले प्रश्न में डाटा जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये 7 ही था या फिर 5 था, मैं सुन नहीं पाया अच्छे से, तो 7 या 5 में मतलब कंफ्यूजन है, तो ये डाटा जो है चेंज हो सकता है, मतलब प्रश्न यही पूछा गया था। और बेलन की जो ये वाला इंफॉर्मेशन ये सब भी एकदम सही है, 14 सेंटीमीटर ही दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये समझ गया, आई होप भाई जो है रेडियस 56 हो जाएगा, क्योंकि हाइट 14 है, बोल ही रहा है कि हाइट का चौगुना है रेडियस, और बेलन को पिघला के गोला बनाया जा रहा है, दोनों का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है कट करके बराबर कर देंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, ये
ये प्रश्न था दोस्तों कि पिता और पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, तो दोनों का कंबाइंड आयु कितना हो गया, 55 दूनी की 110 वर्ष, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, रेशियो है 7 और 4 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 110, तो 7 एगो का हो जाएगा आपका, एक यूनिट का 10 हो जाएगा, तो एगो का 70 हो जाएगा, एगो का 40 हो जाएगा। पिताजी का 70 और बेटा जी का 40 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष के बाद 76, ये हो जाएगा आपका 46, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये अब इससे तो नहीं कटेगा, तो 38:23 इसका राइट आंसर करके आना था और यही राइट आंसर होना था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसे सवाल को आप देखते ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 76 आ गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन तलाशी 38, क्योंकि ये अब 19 वाला इधर इसमें 19 मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है 40 में, इसीलिए 38 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे में आप टाइम बचा सकते हैं। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया था त्रिभुज एबीसी में, एबीसी कोई त्रिभुज था इस प्रकार का, एबीसी कोई त्रिभुज था, मान लीजिए ये है आपका एबीसी त्रिभुज, इसमें आपका 3 sin a बराबर 4 cos a दे रखा था, तो sin a बट्टा cos a यहाँ से कर लेते हैं, साइन बाई कॉस अगर हम कर ले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, है ना। साइन बाई कॉस 4/3, तो साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है 10, और 10 का वैल्यू क्या दे रखा है 4/3, और इसका एंगल क्या है ए, तो ए एंगल है, ठीक है। तो 4/3 है, तो इसके एवज में इसके सामने का लंब हो जाएगा, तो ये 4 और ये मान लीजिए ये 3 है, ठीक है, 4 और 3 है। अब हमसे साइन ए साइन बी साइन सी पूछ रहा है, तो 3 4 तो एगो मैं समकोण त्रिभुज ही मान लिया, तीसरा भुज का 5 हो गया, तीसरा भुजा क्या हो गया 5 हो गया, है ना। तो अब साइन ए पूछ रहा है तो ए के, और जो जिस कोण के बारे में पूछता है उसके सामने का कोण हमेशा जो है लंब होता है, ठीक है। ये बात आप जो देहाती भाषा में याद रखिए। तो लंब बाय कर्ण होता है, और कर्ण सबसे बड़का भुजा होता है, तो 4/5 हो गया साइन ए का मान, और साइन बी का मान पूछेगा। अब ये वाला कोण के एवज में सोचना है, तो ये वाला जो है ये वाला कोण थोड़ा फॉर्मेशन गलत है, इसको यहाँ पे बी होना चाहिए और यहाँ पे सी होना चाहिए। अब ये वाला कोण पूछ रहा है, तो बी के सामने लंब क्या हो जाएगा 3, कर्ण तो सेम ही रहेगा 5, तो 3/5, और साइन 90 साइन सी पूछ रहा है, इसको आपने सी बनाया है, इसको कर्ण इसके सामने का 90 के सामने का कौन कर्ण होता है ना, तो ये वाला कोण आपका 90 रहा होगा, है ना। तो इसके मतलब ये तीनों को जोड़िएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 और 5 12, 7 और 5 12/5 आपका इसका आंसर आया होगा, ठीक है। और यही राइट आंसर करके आना था। एक बार फिर से समझा देते हैं, समकोण त्रिभुज का शेप देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये आप अपने मन से भी मान सकते हैं, लेकिन मिलना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भाई tan ए बराबर 3/4 है, मैंने इसको समकोण माना है, तो ये 3/4 हो जाएगा, लंब बट्टा आधार tan ए। इसके एवज मैंने कहा कि भाई जिस कोण को लेते हैं उसके सामने का कोण भुजा जो है ये आपका लंब का काम करता है, तो लंब हमने tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब हमने 3 रखना है ना। लंब हमको कितना रखना है 4 रखना है, माफ कीजिएगा, लंब हमको 4 रखना है, 4 बट्टा साइन बाई कॉस 4/3 होगा, तो इसको हम 3 करना है, तो ये 4 3 हो गए। तो भाई समकोण त्रिभुज में मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो 5 हो जाएगा। अब आप इसके इजिली वे में सबका मान निकाल सकते हैं। साइन ए तो इसके बराबर 4/5 हो जाएगा, है ना। फिर साइन बी, तो अब ये वाला कोण देखिए, इसको देखिए, तो ये वाला लंब बन जाएगा, तो 3 बट्टा और कर्ण तो सेम ही रहेगा, तो 3/5 हो जाएगा। अब फिर साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू कितना है 90, साइन 90 का मान कितना जानते हैं आप 1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 12/5 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था जो मैं पहले, और आपको वीडियो मिल जाएगा, थंबनेल पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। x + 1/x बराबर 5 दे रखा था, x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा था। दोस्तों इसका क्या मैंने बताया था कि ये वाले पोर्शन को क्यू कीजिए डायरेक्ट, तो 5 25 5 7 -3 ये कर दीजिए, मतलब 3 गुने यही वाला गुना कर दीजिए, तो 3 गुने 5, तो 125 में से 15 गया तो 110 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई जब माइनस वाला रहे तो क्या करना है, x - 1/x का वैल्यू मान लीजिए a दिया है, और आपको x³ - 1/x³ का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करना है a³ करना है, और उसमें घटाते थे इसमें जोड़ देना है 3a, है ना, यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए x - 1/x का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, और आपको जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 25 5 100, अब +5 या 15 140 आंसर हो जाएगा। माइनस वाले का, प्लस वाले का कितना आया था 110, उसमें घटता है और माइनस वाले में जुड़ता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई 880 रुपये मूलधन पर 1.5 वर्ष में मिश्र धन 913 रुपये हो जाता है ब्याज की दर, तो कितना बढ़ गया है ब्याज, देख लीजिए कितना बढ़ गया है ब्याज।
80 या 20, 33 रुपया बढ़ गया है। अब 33 रुपया बढ़ गया है और 1.5 वर्ष मतलब 3/2, ठीक है, 3/2 है ना। अब इसको कोई ऐसा चीज से गुना करें, इतना परसेंट है ना, तो 3/2 x% भी मान सकते हैं आप। 86 इसको काट देते 11 है ना, इसको अगर आप काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन तो पहले रखना होगा, तो 880 रख लेते हैं मूलधन, है ना। और इसके बाद मैंने आर भी रख लिया। मान लीजिए आपको जो अभी इतना समझ में नहीं आता, मतलब मैं तो ऐसे ही कर लेता कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम प्रतिशत किसका, मूलधन का, तो मैं निकालता हूँ ऐसे। लेकिन यहाँ जान दीजिए मैं सीधे सीधे लगाता, मूलधन गुने समय गुने 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको 44 भी काट दिए, ये 22 से कट गए, ये 5 से कट गए, और ऊपर में हमारा 3 है तो ये 11 से कट गए, 11 दूनी के 22 भी कट गए, तो 5/2 यानी 2.5% आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 इधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा, तो 5/2% आर का वैल्यू निकल गया होगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दो वृत्त की त्रिज्या समान है। भाई इस प्रकार से 2 वृत्त था, दोनों का त्रिज्या समान था, और बोल रहा है कि दोनों की जो बीच की दूरी है वो दोनों वृत्त के त्रिज्या यानी R1 प्लस R2 के योग के बराबर है, ठीक है। यानी भाई इस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, तभी तो ये कंडीशन बनेगी। तो ये फिगर थोड़ा गलत हो गया। चलिए मैं बनाता हूं ऐसा कंडीशन वाला, जो कब होगा ऐसा कंडीशन, भाई जब दोनों वृत्त के बीच की दूरी जो है दोनों की त्रिज्या के योग के बराबर होगा, ना कम ना ज्यादा। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि दोनों एकदम इस प्रकार से चिपका होगा, तब ना यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा और दोनों की आर भी बराबर है। तो बोल रहा था कि ऐसे से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो देखिए, एक तो स्पर्श रेखा ये वाला खींचा जाएगा, ठीक है, एक तो स्पर्श रेखा ये वाला खींचा जाएगा, तो 2 हो गया। एक स्पर्श रेखा आपको इस बीच से खींचा जाएगा, इसमें तिरछी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाएगा जो दोनों बीच को टच करेगा। तो इसमें कुल मिलाकर 3 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। उसमें 1 था आंसर, 2 था, 3 था और 4 था, तो यहाँ पे जो है 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे अगर ये दोनों वृत्त हटा हटा होता, मान लीजिए ऐसे होता, 4 हो जाता है। देखिए 1 2 3 और 1 4 खींचा जाता है, ठीक है। 2 वृत्त से अधिकतम 4 स्पर्श रेखा होता है, लेकिन अगर दोनों वृत्त अगर चिपक जाए कोई कंडीशन से तो अधिकतम 3 होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक वृत्त से आप अनंतो खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था बंधु कि 2.5 और 2.7 का एलसीएम। दोस्तों जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछा जाता है, तो जो पूछा जाता है वो अंश का करते हैं और उसके अपोजिट जो है हम हर का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक दिन आपको समझाया था कि जब ये आपको दशमलव में दिया रहे या फिर फ्रैक्शन में दिया रहे, तो जब तक कटता है तब तक काटो। तो इसको मैं 25/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 27/10 लिख सकता हूँ। ये तो नहीं कटेगा महानुभाव, लेकिन ये कटेगा 5 25 5 दूनी की 10, तो 5/2 हो जाएगा और 27/10 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है निकल कर आएगा। तो 27 और 5 का एलसीएम 20 पंचे 100 और 7 पंचे 35, 135 हो जाएगा। और इसके बाद 2 और 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 135/2 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।